आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सम यूजफुल फॉर्मूले। हम लोग इस वीडियो में क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, इन 5 जो डायग्राम होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। उनके जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर बोर्ड के सिलेबस के अनुसार, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। फिर भी अगर आप अभी तक इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड का डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यह वाला जो हिस्सा होता है वह लंबाई होता है, ये जो होता है यह होता है ब्रेथ, और ये वाला जो हिस्सा हो गया वह हो गया हाइट। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इन तीनों का यूज करते हुए जब हम लोग कीबोर्ड, हिंदी में गनाव बोलते हैं या फिर षटफलक बोलते हैं, तो इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर बोला जाए तो इन सब का गुणनफल करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस वाले हिस्सा को जब लेते हैं तो LB को गुना किए तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। चूंकि ये आयताकार दिख रहा है तो ये हो गया, किंतु ऊपर में भी देख लीजिए इसी तरह से है तो 2 बार हो गया, तो LB 2 बार। फिर उसी तरह से अगर आप इस साइड को ले लेते हैं तो यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर H हो गया, तो BH, इस साइड में BH, इस साइड में BH, तो 2 बार BH हो गया। ठीक है, फिर आप इस पोर्शन को ले लीजिए, इस वाले को, ठीक है, इधर वाले को, तो इसके पीछे में भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो गया L और यहाँ पे हो गया H, तो LH, तो 2 बार हो गया। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए LH 2 बार, BH 2 बार, LB 2 बार, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो बाहर में 2 हो जाता है। तो इसीलिए संपूर्ण तल का जो क्षेत्रफल होता है किसी भी कीबोर्ड का, वह क्या होता है, ट्वाइस इंटू LB प्लस BH प्लस LH वर्ग इकाई। तो आपको यूनिट को लिखना ही पड़ेगा। अगर आप यूनिट को नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यूनिट को लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको एकदम याद करके रखना होगा कि यूनिट्स को लिखना ही है। उसके बाद बात करते हैं इनका आयतन का। तो देखिए LBH घन इकाई, अगर सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, मीटर में है तो घन मीटर, इस तरह से हम लोग इकाई लिखेंगे। तो आयतन में LBH ले लीजिएगा। जब विकर्ण की बात होती है तो विकर्ण मतलब यहाँ से लेकर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये हो गया विकर्ण, या फिर इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट को लेंगे तो ये हो गया विकर्ण। तो जो विकर्ण होता है वह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों के वर्गों का योगफल होता है और उनका वर्गमूल निकालना होता है। तो विकर्ण मतलब क्या हो गया, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इकाई। ठीक है, अब आप यहाँ पर और एक चीज समझ लीजिए। जब बात की जाती है किसी भी घर की, कोई भी एक रूम ले लीजिए, रूम लेने के बाद में जब आप उसको देखेंगे और बोलेंगे कि एक रूम का चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, तो कीबोर्ड ही है, किंतु इसमें दिक्कत क्या है, क्या समझने वाली चीज है, आप उसके दीवार को लेते हैं, चारों दीवार को ले लेते हैं, किंतु जो छत है, रूफ है, उसको छोड़ देते हैं और नीचे का जो बेस है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए आपको याद करके रखना होगा, यहाँ पर 2 BH होता है और 2 LB होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, LB 2 BH। तो जब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो ट्वाइस L प्लस B इंटू H वर्ग इकाई होता है। किंतु कभी कभी क्या हो जाता है, बोला जाता है कि छत
नहीं है, छत को छोड़कर निकालना है, ऊपर का खुला हुआ है, तब आप याद रखिएगा, तब इस वाले पोर्शन को आपको छोड़ देना है, मतलब लंबाई और जो चौड़ाई है उसको, तब एक ही एलबी को लेना होगा आपको, ठीक है। तो उस समय इसको ऐड करना पड़ेगा, जिसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, इस फॉर्मूला को आप याद करके रखिएगा, ठीक है। तो चारों दीवारों में यहाँ पे हो गया, यहाँ पर हो गया, ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, इस तरह से हम लोग लेकर कैलकुलेशंस करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको कीबोर्ड के जो फॉर्मूले हैं वो समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा, बताइएगा, हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं क्यूब को। क्यूब देखिए, क्यूब बहुत इंटरेस्टिंग है, यह देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप क्यूबॉइड को ही देख रहे हैं, किंतु अंतर क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा बराबर ये वाला भाग, बराबर ये वाला साइड, बराबर ये वाला साइड, सारे साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यह हो गया क्यूबॉइड। इसलिए इसके अगर मैं साइड की बात करूं तो ए बोला, अगर एक साइड ए है तो सारा साइड ए ही होगा। तो इसलिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जब क्यूब का निकालते हैं, घन का निकालते हैं, तो 6 × a², मतलब भुजा होल स्क्वायर वर्ग इकाई निकालते हैं। आयतन की जब बात होती है तो a³ करके घन इकाई लिखते हैं, और जब विकर्ण की बात होती है तो इस तरह से लेते हैं। तो देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस तरह से हम लोग लेते लेते सारा कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि जो हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे विकर्ण का, तो √3a, मतलब भुजा को √3 से गुना कर देना होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए, देखिए सर्कुलर सिलेंडर को। सर्कुलर सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के सिलेबस में है ये, और इसको बच्चे अच्छी तरह से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। सर्कुलर सिलेंडर, जिसको हिंदी में बेलन बोलते हैं। अब बात हो जाती है कि इसको वृत्ताकार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वृत्ताकार रहता है इसलिए वृत्ताकार है। अब लंब क्यों बोल रहे हैं, राइट सर्कुलर, क्योंकि देखिए जो बेलन है वह इस तरह का नहीं है, इस तरह का नहीं है जिसमें थोड़ा से टेढ़ा किया हुआ हो या फिर ऐसा हो। हमेशा याद रखिएगा जो बेलन रहेगा वह इस तरह का रहेगा, ठीक है। ये साइड्स जो हैं वो एकदम ठीक रहेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो लेते हैं सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं वह राइट रहेगा, लंब रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक आधार का क्षेत्रफल जो किनारा वाला है, किनारा वाला एंड है, ये वाला किनारा वाला और ऊपर वाला किनारा, तो यहाँ पर देखकर ही पता चलता है आपको कि ये क्या है। और वृत्त नहीं दिख रहे हैं, ये पूरा है वृत्त, और यहाँ पर इसकी रेडियस r, यहाँ पे भी रेडियस r है ना। तो 2 वृत्त हो गए, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr², तो यहाँ पे πr², इधर में πr², तो इसीलिए यहाँ पे प्रत्येक आधार का क्षेत्रफल लिखा गया है। तो πr² करके इन दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब पार्श्वतल या वक्रतल बोला जाता है। देखिए पार्श्वतल या वक्रतल दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इसीलिए कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है पार्श्वतल, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि नहीं पार्श्वतल ये नया आ गया, नया टर्म आ गया, तो वैसा आपको नहीं करना है। पार्श्वतल बोले या वक्रतल बोले बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं लेना है, ना ही डरना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, जो पार्श्वतल है वह क्या हो गया 2πr/h, मतलब 2πr गुना h, 2πr गुना h, ये वाला, ठीक है। इसकी परिधि देखिए, किनारे की परिधि को ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकल जाएगा,
ठीक है, तो याद करके रखिएगा पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पार्श्वतल इसको अगर कैंची से काट दीजिएगा आप, काट देने के बाद में आप देखेंगे कि इस तरह का तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात है जिसको समझना होता है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला अगर h हो गया तो ये 2 पाई r हो गया, या फिर ये वाला 2 पाई r है तो ये वाला h हो गया। तो इस तरह से दोनों को गुना करेंगे तो एक आयत के रूप में आता हुआ दिखेगा आपको। तो यही हो गया फॉर्मूला 2 पाई r h। अब संपूर्ण तल की बात जब कही जाएगी तो वक्रतल, जो वक्रतल हो गया उसका क्षेत्रफल और दोनों किनारे का क्षेत्रफल है, उसको दोनों का क्षेत्रफल, आधारों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो 2 पाई r h इसको और पाई r स्क्वायर 2 बार उसको जोड़ेंगे। जोड़ते ही आप जानिए कितना हो जाएगा 2 पाई r h, ठीक है, प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। देखिए 2 पाई r, यहाँ पे भी 2 पाई r, तो यहाँ पर एक r बच जाएगा तो h प्लस r हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस डायग्राम को देख के समझिए। तो 2 पाई r इंटू h प्लस r वर्ग इकाई हो जाएगा क्या, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है। आयतन जब बोला जाएगा तो पाई r स्क्वायर को h से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आयतन निकल जाएगा। वक्र तल का क्षेत्रफल में परिधि के क्षेत्रफल, परिधि का जो आधार की जो परिधि हो गया उसको ऊंचाई से गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा आपका वक्र तल का क्षेत्रफल या पार्श्वतल का क्षेत्रफल। किंतु आधार का जो क्षेत्रफल है उसको ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आपके पास में आयतन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो सिलेंडर है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। अब आता है कोण। कोण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिस क्लास 10 के सिलेबस में रहता है, क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको एकदम सही तरह से समझ के रखना है। आप आइसक्रीम खाते होंगे, याद कीजिए, तो बस इस तरह का, या झालमुड़ी हमारे बंगाल में काफ़ी फेमस है, तो इस तरह का, या फिर बर्थडे वाला जो कैप होता है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो भी याद आ जाएगा। तो ये डायग्राम आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ लेना है। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं इधर में भी, जिसको एल के रूप में दिखाते हैं। और ये वाला हो गया लंब, जिसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, या ऊंचाई बोलते हैं। तो ये हो गया एच। और ये वाला हो गया आधार, ये देखिए, ये वाला आधार का आर, अर्धव्यास। ठीक है, अब इन तीनों में याद कीजिए पिथागोरस का प्रमेय, जिसमें ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया व्यास। तो इन तीनों में देखिए इस तरह का रिलेशन हो जाता है, क्योंकि यह राइट सर्कुलर कोण है, तो 90 डिग्री पे है, तो लंब है, लंब वृत्ताकार है, इसीलिए इसमें पिथागोरस का प्रमेय का यूज होगा। और तिर्यक की ऊंचाई का स्क्वायर बराबर आधार का व्यास का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला निकलेगा। तो इसी के मदद से अगर आप चाहें तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर को माइनस कर लीजिए, एच स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर को माइनस कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। किंतु फिर जब चाहेंगे कि कैलकुलेशंस बहुत बड़ा है तो एल प्लस एच कर लीजिएगा, एल माइनस एच कर लीजिएगा, यहाँ पे एल प्लस आर कर लीजिएगा इंटू एल माइनस आर कर लीजिएगा। तो छोटे छोटे अंक है तो आपको इस तरह से करने में परेशानी नहीं होगी, किंतु बहुत बड़ी संख्या होगी तब आपको दिक्कत होगी। उस समय आप क्या कीजिएगा, इस तरह से लिख के आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे आपको देख के समझना है कि पार्श्वतल का क्षेत्रफल, पार्श्वतल का क्षेत्रफल मतलब ये जो है इसका बाहर का, वह क्या हो गया, पाई आर एल वर्ग इकाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। आधार का क्षेत्रफल मतलब नीचे वाला जो वृत्ताकार हिस्सा होता है, ये वाला इसका, तो पाई आर स्क्वायर वृत्त है इसलिए पाई आर स्क्वायर। अगर संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बोला जाएगा तो पार्श्वतल या वक्रतल का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल आएगा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। किसके संपूर्ण तल का, हम लोग बात कर रहे हैं कोण का, शंकु का, इसलिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो पाई आर एल
प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर एल में से पाई आर निकालिए, यहाँ से पाई आर स्क्वायर में से पाई आर निकालिए तो आर बच गया, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर वर्ग इकाई। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला एकदम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप नहीं जानेंगे तो इस पे बेस के बाद जितना भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। सोचते रहेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सारी समस्याएं आपके सामने घूमने लगेंगी। अब देखिए आयतन की बात की जाती है तो पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर एच आप देखे हैं किसमें, बेलन में। अब यहाँ पे चूंकि ये शंकु है तो 1/3 आ जाएगा, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई उसके साथ में 1/3 को गुना कर दीजिए तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर वर्ग इकाई और यहाँ पे एच इकाई, तो घन इकाई आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गया है शंकु। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गोलक को। गोलक बहुत ही वाइटल है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। गोलक आप जानते हैं, फुटबॉल जानते हैं, फुटबॉल देखते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोलक जो है एक तरह का क्या है, सॉलिड है। ठीक है, गोलक है, सॉलिड है, जो सर्कल की तरह ही दिखेगा। एक डायमीटर है उसके जिसके चारों तरफ सर्कल है ना। तो रेडियस अगर आर है तो उसका रेडियस क्या होगा, स्फीयर का रेडियस भी आर होगा। तो सर्कल आर रेडियस का है तो उसका स्फीयर का भी रेडियस आर होगा। किंतु अंतर क्या है कि स्फीयर एक सॉलिड है जो मिलता है किससे, सर्कल से, जिसका डायमीटर अबाउट डायमीटर रिवॉल्व करता है सर्कल, है ना। ये कंसेप्ट है, सीधा दिमाग में बैठा के रखिएगा। एक उदाहरण के तौर पे आप फुटबॉल ले लीजिए, क्रिकेट का बॉल ले लीजिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह गोलक है। ठीक है, तो इसके सतह का जो तल है या संपूर्ण तल है उसका क्षेत्रफल जब गोलक का हम लोग निकालते हैं तो देखिए ये वाला तो 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो एक ही है, चाहे वक्र तल हो या फिर संपूर्ण तल हो, सब एक ही होता है किसके लिए, गोलक के लिए, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आयतन की जब बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब घन की इकाई होगा। ठीक है, तो आयतन कहने का मतलब उसका जो वॉल्यूम है स्फीयर के भीतर में, उस मटेरियल का, स्फीयर में जो मटेरियल है उसका आयतन को दर्शाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गोलक को जब हम हाफ कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और उसको अर्धगोलक बना देते हैं, हेमिस्फीयर बना देते हैं, तब क्या होगा। जब उसको डिवाइड कर दिए तो इस तरह का डायग्राम आपको दिखेगा। देखिए, तो कट करने से ये वाला हिस्सा देखिए, ठीक है, तो ये वाला, तो यही इसका क्या आएगा, सरफेस होगा, तल होगा, यही वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तल। किंतु संपूर्ण तल जब बोलेंगे तो ये वाला क्या हो गया, वृत्ताकार हो गया। तो ये वाला हिस्सा कितना है, पाई आर स्क्वायर, और इधर में 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे समझने की बात है कि हेमिस्फीयर का जब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बोलेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर यूज करना है, केवल तल का क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखना है, और जब आयतन बोलेगा तो यह क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ है, हाफ है मतलब ये 2 कट गया तो 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई होगा। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम लोग अर्धगोलक की बात कर रहे थे। अब देखिए, गोलक में ही स्फेरिकल सेल्स आ जाता है, स्फेरिकल सेल्स या गोलीय कोष हिंदी में बोलते हैं, और भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल आप गोलीय कोष या स्फेरिकल सेल समझ के रखिए। इस तरह से डायग्राम होगा। अंगूठी आप समझ लीजिए, अंगूठी इस तरह का रहता है, आपके अंगुली में घुसा हुआ है, तो ये वाला तो सॉलिड हिस्सा है, किंतु ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा खाली है ना। तो वही चीज यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक रेडियस हो गई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक रेडियस हो गई।
तब ये जो देख रहे हैं आप स्फेरिकल सेल, यह क्या होता है, 2 सॉक केंद्रित कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है, ठीक है। और बीच में सॉलिड होगा, ये वाला हिस्सा, और बीच में और साइड में क्या होगा, सारा खाली रहता है। तो बाहरी सतह का क्षेत्रफल मतलब ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, देखिए कैपिटल। उसी तरह से भीतर का, ये वाला भीतर का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इसका आयतन निकालिएगा, ठीक है, आयतन निकालिएगा तो कितना होगा इसका, ठीक है। पूरा अगर सॉलिड है तो ये पूरा भर्ती है तो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। छोटे वाले का 4/3 पाई आर क्यूब होगा। किंतु यहाँ पे ये वाला हिस्सा तो खाली है, देख लीजिए ये वाला हिस्सा खाली है, तो इसलिए बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर देना होगा। तो जो ही आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो ठोस पदार्थ है, जो रिंग है, उसका आयतन आपको पता चलेगा। तो कैसे निकालेंगे उसको, तो जब आयतन हम लोग निकालते हैं तो उस समय देखिए ये वाला फॉर्मूला को आप समझिए, ठोस पदार्थ का आयतन, ठीक है, ठोस पदार्थ का आयतन। तो उसमें जब देखते हैं हम लोग, तो ठोस पदार्थ का जब आयतन की बात करते हैं तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया बड़े वाले का 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो 4/3 पाई निकाल लिए, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये वाला हिस्सा। तो ये जो है ठोस वाला हिस्सा, इसका हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्फेरिकल जो सेल्स है, जो एनक्लोज्ड रहता है टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का, ठीक है, और जो वॉल्यूम क्या बताएगा मटेरियल का इन द स्फेरिकल सेल्स को, ठीक है, इस पोर्शन को दिखाता है। तो हम लोग इस तरह से स्फेरिकल सेल का आयतन को भी निकाल लेते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारे फॉर्मूला को मैं समझाने की कोशिश किया। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। और अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में बताइए ताकि वे भी इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े और उन्हें भी फायदा हो। ये बेसिक्स जो है ज्योमेट्री के काफ़ी मददगार होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और जो आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 और 10 में तो आपको भी काफ़ी मदद करने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।